तो आज की इस गहन चर्चा में हम उसी सर्वोच्च रूल बुक को डिकोड कर रहे हैं जिसने इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर आधुनिक भारत का निर्माण किया। और ये रूल बुक हमारा संविधान है। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं आज के, उनमें भारतीय संविधान का भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्य पुनर्गठन के विस्तृत ऐतिहासिक नोट्स शामिल हैं। तो हमारा मिशन आज सिर्फ कुछ अनुच्छेदों को रटना नहीं है। नहीं, रटने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारा मिशन है उस असल ब्लूप्रिंट और उन राजनीतिक रणनीतियों को समझना जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े एकीकरण को संभव बनाया। यह सचमुच आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक है। मतलब अक्सर लोग आज के नक्शे को देखकर मान लेते हैं कि भौगोलिक सीमाएं तो हमेशा से ऐसी रही होंगी। हाँ, जैसे कि वो पत्थर की लकीरों। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस रूल बुक के यानी इस संविधान के 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में से पहले 4 अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह नक्शा कितना लचीला है और साथ ही कितना कठोर भी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन 552 टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया को समझने से पहले ना, मुझे लगता है हमें ये समझना होगा कि इन्हें जोड़ने के लिए किस तरह का गोंद या ढांचा इस्तेमाल किया गया। बहुत सही पॉइंट है। अगर हम दुनिया भर की राज्य प्रणालियों को देखें तो मुख्य रूप से 3 तरह के सांचे नजर आते हैं। सबसे पहला है परिसंघ, यानी जिसे कॉन्फेडरल प्रणाली कहते हैं। हाँ, परिसंघ दरअसल एक बहुत ही कमजोर व्यवस्था है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कई छोटे और स्वतंत्र राज्य केवल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए एक साथ आते हैं, जैसे रक्षा या व्यापार के लिए। राइट। और वो केंद्र को बहुत ही सीमित शक्तियां देते हैं। मतलब सारा कंट्रोल राज्यों के पास ही रहता है। बिल्कुल। इस ढांचे की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि कोई भी राज्य जब चाहे बिना किसी बड़ी कानूनी बाधा के इस परिसंघ से बाहर निकल सकता है। ओह, समझ गए। तो क्या हम परिसंघ को बिना सीमेंट के एक के ऊपर एक रखी गई ईंटों की दीवार की तरह देख सकते हैं? मतलब जरा सा राजनीतिक धक्का लगाया और राज्य अलग हो गए। एकदम सटीक उदाहरण है, बिना सीमेंट की ईंटें। इसके बाद जो दूसरी प्रणाली आती है वो है संघ, जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं। अमेरिका इसका एक क्लासिक उदाहरण है ना? हाँ, अमेरिका एक फेडरेशन ही है। तो फेडरेशन को हम नट बोल्ट से जुड़े एक मजबूत लोहे के ढांचे की तरह देख सकते हैं। ये परिसंघ से तो मजबूत है क्योंकि ये एक औपचारिक समझौते या अग्रीमेंट के तहत बनता है। अग्रीमेंट यहाँ सबसे जरूरी शब्द है। ये अलग भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर भारत की व्यवस्था इन दोनों से पूरी तरह अलग हो जाती है। अच्छा। हाँ, भारत ने तीसरी और सबसे मजबूत प्रणाली को अपनाया जिसे यूनियन कहा जाता है। एक शॉर्टकट ट्रिक है इसे याद रखने की, CFU, यानी कॉन्फेडरल सबसे कमजोर, फिर फेडरेशन और सबसे मजबूत यूनियन। अरे वाह, CFU, ये तो बहुत आसान है याद रखना। हाँ, और संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, वो इसी सांचे को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। उसमें साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। बिल्कुल। और ये जो यूनियन शब्द है ना, ये बहुत सोच समझकर चुना गया था। अगर मैं अपनी पुरानी एनोलॉजी को आगे बढ़ाऊं तो यूनियन का मतलब है एक ठोस पिघलाकर बनाई गई धातु की मूर्ति। बहुत बढ़िया। वो क्या? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये साफ कर दिया था कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था। हाँ, वहां तो राज्यों ने मिलकर केंद्र बनाया था। बिल्कुल। लेकिन भारत में चूंकि कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी राज्य को भारत से टूटकर अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी एक बार आ रहे तो आ गए। सही कहा। भारत दरअसल विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है और इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो वर्तमान भौगोलिक सीमाएं हैं, वो संविधान की पहली अनुसूची में एकदम विस्तार से दर्ज हैं। ये तो बात हुई उस बुनियादी ढांचे की जो ये तय करता है कि एक बार जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता, यानी यूनियन। हाँ। लेकिन अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना हो तो उसका तंत्र क्या है? मुझे लगता है यहाँ अनुच्छेद 2 तस्वीर में आता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 2 संसद को सीधे तौर पर यह शक्ति देता है कि वो भारत के बाहर के किसी विदेशी क्षेत्र को देश में मिला सकती है। और इस शक्ति का इस्तेमाल हमने असल में होते हुए देखा भी है। हाँ, और इसका सबसे दिलचस्प और
रणनीतिक इस्तेमाल सिक्किम के विलय में देखा गया था। सिक्किम का जो मामला था ना, वो सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को मिलाने का नहीं था। हाँ, वहाँ तो बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत गहरा भू राजनीतिक खेल चल रहा था। 1970 के दशक की शुरुआत में सिक्किम दरअसल एक स्वतंत्र राजशाही था। चोग्याल वंश का शासन था वहाँ, है ना? हाँ, चोग्याल राजा थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो राजशाही से काफी असंतुष्ट थी और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रही थी। और उस समय चीन की तिब्बत में आक्रामक नीतियों को देखते हुए भारत के लिए सिक्किम की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा थी। बहुत ही ज्यादा। मतलब चुंबी घाटी के ठीक बगल में होने के कारण भारत किसी भी हाल में सिक्किम में अस्थिरता अफोर्ड नहीं कर सकता था। बिल्कुल नहीं। इसी भू राजनीतिक दबाव और सिक्किम की जनता की मांग के चलते ना, भारत ने एक बहुत ही नपी तुली कानूनी प्रक्रिया अपनाई। वो प्रक्रिया क्या थी? 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत सिक्किम को सीधे राज्य बनाने के बजाय सह राज्य या को स्टेट का एक अनोखा दर्जा दिया गया। सह राज्य मतलब पूरी तरह से अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं। हाँ, ये एक तरह का कूटनीतिक परीक्षण था। भारत बस ये देखना चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ये कदम तो बहुत ही सावधानी भरा था। हाँ, और जब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि सिक्किम की जनता भारत के साथ है, तो अगले ही साल वहां एक जनमत संग्रह कराया गया। और फिर 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। एकदम सही। आपको पता है, स्कूलों में अक्सर इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक सिखाई जाती है, 35 से हाफ और 36 से फुल। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत बढ़िया। हाँ, सुनने में भले मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सफलता छिपी थी। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 2 के तहत ये विलय भारत की बाहरी सीमाओं के विस्तार का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन संविधान निर्माताओं को ये अच्छे से पता था कि भारत की असली चुनौती बाहरी सीमाओं के विस्तार से ज्यादा आंतरिक सीमाओं के प्रबंधन में होने वाली है। और यहीं से हम अनुच्छेद 3 की ओर बढ़ते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही विवादास्पद और शक्तिशाली हथियार है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी वर्तमान भारतीय राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है। एक राज्य को काटकर 2 बना सकती है। बिल्कुल, या 2 को जोड़कर 1 कर सकती है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना भी इसी के दायरे में आता है। और इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण तो वर्ष 2000 में दिखा था। हाँ, वो साल तो ऐतिहासिक था, जब एक ही महीने में 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ था। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, जो 26वां राज्य था। फिर 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ। एक ही झटके में देश का नक्शा बदल गया। इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, छतरी उड़ी झाड़ में। छतरी उड़ी झाड़ में? हाँ, छतरी से छत्तीसगढ़, उड़ी से उत्तराखंड और झाड़ से झारखंड। ये बहुत ही क्रिएटिव है। हाँ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि संसद को संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मतलब राज्यों की कोई सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति राज्य से उसकी राय जरूर मांगते हैं, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। एक मिनट, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर संसद बिना राज्य की मर्जी का इसका नक्शा बदल सकती है, इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली में बैठा एक साधारण बहुमत किसी राज्य की 100 या 1000 साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान को जब चाहे मिटा सकता है। हाँ, तकनीकी तौर पर ऐसे ही है। तो फिर राज्यों के पास तो अपने वजूद को बचाने की कोई सुरक्षा ही नहीं बची। क्या ये राज्यों के अधिकारों का सीधा हनन नहीं है? अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सतह से देखने पर ये अलोकतांत्रिक या थोड़ा तानाशाही लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन इसके पीछे संविधान निर्माताओं का एक बहुत गहरा दर्शन था। आप सोचिए, 1947 में जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश धर्म के नाम पर हुए भयानक विभाजन के आघात से गुजर रहा था। वो घाव बहुत ताजे थे। बिल्कुल, निर्माताओं को ये खौफ था कि भविष्य में भारत के अंदर क्षेत्रवाद, भाषावाद या जातिवाद के नाम पर नए नए देश बनाने की मांग उठ सकती है। बाल्कनाइजेशन का खतरा बहुत बड़ा था। यानी अगर राज्यों को अपनी सीमाएं बदलने पर वीटो पावर दे दी जाती तो शायद एक मजबूत केंद्र कभी फैसले ही नहीं ले पाता। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर रखा गया और इसी विचार को धरातल पर उतारने के लिए अनुच्छेद 4 को लाया गया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये एक बेहद चतुर कानूनी बाईपास है।
अनुच्छेद 4 ये प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों की सीमाओं या नामों में किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच है। क्योंकि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया तो बहुत जटिल होती है, बहुत जटिल होती है। उसमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कई मामलों में तो आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। तो अनुच्छेद 4 ने इस पूरी जटिलता को हटा दिया। हाँ, इसी जटिलता से बचने के लिए इसे लाया गया। इसके कारण संसद केवल 50% के साधारण बहुमत से देश का नक्शा बदल सकती है और राष्ट्रपति भी इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब कोई राज्य चाहकर भी अड़ंगा नहीं लगा सकता। बिल्कुल। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना का निर्माण इसी साधारण बहुमत और अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ था। जबकि आंध्र प्रदेश के विधानसभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, है ना? एकदम सही। तो ये पूरी व्यवस्था इस तथ्य को पुख्ता करती है कि भारत सच में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अंदर की दीवारें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन बाहरी ढांचा अटूट रहेगा। कानूनी रूल बुक में ये बातें बहुत साफ और स्पष्ट लगती हैं। लेकिन जब 1947 में इस रूल बुक को पहली बार लागू करने की बारी आई ना, तो जमीनी हकीकत इन पन्नों से बहुत अलग थी और बहुत खौफनाक भी थी। हाँ, आजादी के समय भारत का नक्शा एक बिखरा हुआ कांच था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि अखंड भारत का टूटना बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। सही कहा। 1893 में डूरंट रेखा खींचकर अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था। फिर 1935 के अधिनियम से म्यांमार को अलग किया गया और अंततः 1947 में रैडक्लिफ रेखा ने भारत और पाकिस्तान के रूप में एक खूनी बंटवारा कर दिया। हाँ, और 1971 में शून्य रेखा से बांग्लादेश बना। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते जो सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब छोड़ा था, वो थी 552 देसी रियासतें। ये सच में एक टाइम बॉम्ब था। अंग्रेजों ने लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी के तहत इन 552 रियासतों को ये छूट दे दी थी कि वे चाहे तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या अपना एक अलग स्वतंत्र देश बना लें। मतलब कल्पना कीजिए कि भारत की सीमाओं के अंदर सैकड़ों स्वतंत्र देश होते, जिनकी अपनी सेनाएं और अपनी मुद्राएं होती। ये तो भारत के अस्तित्व को ही खत्म करने की एक साजिश थी। बिल्कुल साजिश थी। और इस असंभव को संभव बनाने, यानी इन 552 टुकड़ों को एक मिशन यूनियन में ढालने की जिम्मेदारी जिन 3 दूरदर्शी रणनीतिकारों ने उठाई, इतिहास उन्हें कभी नहीं भुला सकता। हाँ, वो 3 महानायक। इसे याद रखने की ट्रिक है PMM, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके विश्वस्त प्रशासनिक अधिकारी VP मेनन और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन। इन तीनों ने कूटनीति, प्रलोभन और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ज्यादातर रियासतें तो आसानी से मान गई थी ना? हाँ, ज्यादातर तो प्रिवी पर्स यानी जो शाही भत्ते होते हैं और सुरक्षा के वादे के साथ मान गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत के नक्शे में एक नासूर बनने की कोशिश की। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती थी हैदराबाद। हैदराबाद की स्थिति बहुत ही जटिल थी। ये एक विशाल और समृद्ध रियासत थी जो भौगोलिक रूप से बिल्कुल भारत के हृदय में स्थित थी। और समस्या ये थी कि वहां का निजाम मुस्लिम था, जबकि बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। हाँ, निजाम एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था और उसने तो पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौते भी शुरू कर दिए थे। भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसा देश जो पाकिस्तान का समर्थक हो, ये तो भारत की सुरक्षा के लिए सीधा और स्पष्ट खतरा था। बहुत बड़ा खतरा था। और जब बातचीत विफल हो गई और निजाम की निजी सेना, जिन्हें रजाकार कहा जाता था, उन्होंने स्थानीय जनता पर भयानक अत्याचार शुरू कर दिए, तब तो भारत सरकार को सैन्य हस्तक्षेप करना ही पड़ा। बिल्कुल। 17 सितंबर 1948 को भारत ने जो कार्रवाई की उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के नामकरण में एक बहुत दिलचस्प रणनीतिक पहलू है। वो क्या? इसे आधिकारिक तौर पर सैन्य युद्ध नहीं कहा गया था, इसे पुलिस एक्शन कहा गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इसे युद्ध घोषित किया जाता तो इसका मतलब होता कि भारत हैदराबाद को एक स्वतंत्र संप्रभु देश मान रहा है, और ऐसा होते ही निजाम तुरंत संयुक्त राष्ट्र पहुंच जाता, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप शुरू हो जाता। बिल्कुल। ये सरदार पटेल की कूटनीतिक दूरदर्शिता ही थी। उन्होंने इसे आंतरिक कानून और व्यवस्था का मसला बनाकर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को दूर रखा और केवल कुछ ही दिनों में निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब अगर दूसरी जटिल रियासत की बात करें तो वो थी जूनागढ़, जो गुजरात के तट पर थी। बिल्कुल। यहाँ स्थिति हैदराबाद से एकदम विपरीत थी। शासक मुस्लिम था और जनता हिंदू। और नवाब ने रातों रात पाकिस्तान के साथ विलय के कागजात पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। लेकिन जूनागढ़ भौगोलिक रूप से चारों ओर से भारत से घिरा था।
उसका पाकिस्तान से कोई जमीनी जुड़ाव था ही नहीं। तो यहाँ पटेल और मेनन जी ने क्या रणनीति अपनाई? यहाँ उन्होंने एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने जूनागढ़ की सीमाओं को सील कर दिया, जिससे घबराकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। अच्छा। इसके बाद भारत ने वहां एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया, जिसमें 99% से अधिक जनता ने भारत के साथ रहने का वोट दिया। क्या बात है। और फिर आती है तीसरी और सबसे विवादित रियासत, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर की कहानी तो सबसे अलग है। यहाँ शासक हिंदू थे, राजा हरि सिंह, और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह तो स्विट्जरलैंड की तरह कश्मीर को एक स्वतंत्र और तटस्थ देश बनाना चाहते थे ना? हाँ, इसीलिए उन्होंने दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थिति समझौते की पेशकश की थी। लेकिन पाकिस्तान की नीयत कुछ और ही थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के भेस में अपनी सेना कश्मीर में घुसा दी। और जब ये हमलावर तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे और लूटपाट मचाने लगे, तब राजा हरि सिंह ने घबराकर भारत से सैन्य मदद मांगी। और भारत का स्टैंड यहाँ बहुत स्पष्ट था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारतीय सेना किसी स्वतंत्र देश में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि वो देश कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा न हो। बिल्कुल सही। इसी दबाव के चलते 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र यानी एक्सेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। वीपी मेनन खुद वो दस्तावेज लेकर दिल्ली पहुंचे और उसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर को बचाया। अगर हम इन तीनों मामलों का विश्लेषण करें ना, तो हम देखते हैं कि भारतीय नेतृत्व ने लकीर के फकीर बनकर काम नहीं किया। मतलब हर जगह एक ही डंडा नहीं चलाया। बिल्कुल। हैदराबाद में शक्ति का प्रदर्शन किया, जूनागढ़ में लोकतांत्रिक जनमत संग्रह का सहारा लिया और कश्मीर में कानूनी विलय पत्र का। स्थिति के अनुसार सही हथियार का चुनाव ही मिशन यूनियन की सफलता का रहस्य था। एकदम सही। तो इस तरह बाहरी सीमाएं तो जैसे तैसे सुरक्षित कर ली गई, लेकिन असली राजनीतिक तूफान तो अभी घर के अंदर आने वाला था। हाँ, क्योंकि 1947 के बाद भारत का प्रशासनिक नक्शा बहुत ही अजीबोगरीब था। वो ABCD राज्यों वाला वर्गीकरण। हाँ, राज्यों को पार्ट A, B, C और D जैसी श्रेणियों में बांटा गया था। और ये वर्गीकरण पूरी तरह से इस बात पर आधारित था कि ब्रिटिश शासन के दौरान वहां शासन का स्वरूप कैसा था। ये तो प्रशासनिक रूप से बहुत अव्यावहारिक रहा होगा। बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगी, दक्षिण भारत से ये मांग जोर पकड़ने लगी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। उनका तर्क ये था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य होने से प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। जो कि लॉजिकल भी लगता है। लॉजिकल है, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार इस मांग से खौफजदा थी। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की घाव अभी एकदम हरे थे। सरकार को डर था कि अगर आज भाषा के नाम पर राज्यों को बांटा गया, तो कल ये भाषाई राज्य अलग देश की मांग कर सकते हैं। वही बैल्कनाइजेशन का डर। बिल्कुल। इसी आशंका के चलते 1948 में गठित S.K. धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। हाँ, और इसके तुरंत बाद एक और उच्च स्तरीय समिति बनी, जिसे JVP समिति कहा जाता है। JVP? हाँ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कह दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ जनता की भावनाएं उफान पर थीं और दूसरी तरफ राष्ट्र के नेताओं की चिंताएं, और इस टकराव का क्लाइमैक्स बहुत ही दुखद और नाटकीय साबित हुआ। हाँ, वो मद्रास राज्य वाली घटना। बिल्कुल। मद्रास राज्य के भीतर तेलुगु बोलने वाले लोग लंबे समय से एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और इसी मांग को मनवाने के लिए पोटी श्रीरामुलु नाम के एक नेता आमरण अनशन पर बैठ गए। सरकार ने सोचा कि बस दबाव बनाने की एक सामान्य राजनीतिक रणनीति है। लेकिन पोटी श्रीरामुलु पीछे नहीं हटे। 56 दिनों की लंबी और कष्टदायक भूख हड़ताल के बाद 1952 में उनका निधन हो गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक प्रमुख नेता की इस तरह मृत्यु होने से पूरे प्रांत में भावनाओं का ज्वालामुखी फट पड़ा। भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकारी संपत्तियों को जलाया जाने लगा। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि सरकार को मजबूर होना ही पड़ा। और अंततः 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। ये आजाद भारत का पहला भाषाई राज्य था। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो आंध्र प्रदेश का बनना एक ऐतिहासिक ट्रिगर पॉइंट था।
इसने पूरे देश में एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। अब तो हर भाषाई समूह अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगा होगा। बिल्कुल। और यह स्पष्ट हो गया था कि पुरानी ABCD व्यवस्था अब और नहीं चल सकती। इसी बढ़ते दबाव को शांत करने और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। हाँ, और इस आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या भाषा को राज्यों के गठन का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। तो उनकी रिपोर्ट क्या थी? फजल अली आयोग ने एक बहुत ही संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने ये तो मान लिया कि भाषा और संस्कृति को राज्य पुनर्गठन का आधार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट मत था कि देश की एकता और सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसी रिपोर्ट के कारण 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ है ना? बिल्कुल सही। इस संशोधन ने पुराने ढांचे को खत्म कर दिया और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये पुनर्गठन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीता, भौगोलिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से नए राज्य बनते गए। इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण पंजाब का विभाजन है, जिसे पहले पेप्सू कहा जाता था। हाँ, पेप्सू। ये एक बहुत बड़ा और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्र था। इसमें हिमालय क्षेत्र के लोग, हिंदी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले सब शामिल थे। तो वहां भी तनाव रहता होगा? बहुत तनाव रहता था। इस उलझन को सुलझाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया, जिसने बहुत ही तार्किक तरीके से पेप्सू को बांटा। जो हिमालय का क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश बन गया। हाँ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उससे हरियाणा का निर्माण हुआ और पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब बन गया। और चंडीगढ़ का क्या हुआ? क्योंकि उस पे तो दोनों का दावा था। उसे एक कॉमन राजधानी बनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी घोषित कर दिया गया। ये सब सुन के लगता है कि भारतीय संविधान और संसद के पास देश की आंतरिक संरचना को आवश्यकता अनुसार ढालने की कितनी अद्भुत क्षमता है। बिल्कुल। 1956 के उन 14 राज्यों से लेकर आज तक का सफर इस निरंतर बदलाव की गवाही देता है। आज अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये 8 इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है। हाँ। और इन यूटीज में भी एकरूपता नहीं है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे यूटीज हैं जहां अपनी विधानसभाएं हैं। मतलब कुछ विषयों पर वे खुद कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र के पास रहता है। बिल्कुल। और इतिहास के पन्नों में कुछ और भी दिलचस्प तथ्य मौजूद हैं, जैसे फ्रांसीसी उपनिवेश चंदननगर, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया था। और वो क्षेत्र जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसे पहले NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। ये सब भारत की भू राजनीतिक विकास यात्रा के मील के पत्थर हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो बाहरी खतरों के खिलाफ चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन देश के अंदर पानी की तरह लचीला है। एकदम सही। और इसी बात के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे विचारणीय मोड़ पर पहुंचते हैं। अनुच्छेद 1 ने ये सुनिश्चित कर दिया कि भारत के बाहरी बॉर्डर कभी नहीं टूटेंगे। ये एक अटूट यूनियन है। लेकिन अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के साधारण बहुमत वाले नियम ने ये भी तय कर दिया कि देश के अंदर के बॉर्डर हमेशा तरल रहेंगे, फ्लूइड रहेंगे। बिल्कुल। आज जो 28 राज्यों का नक्शा हमें इतना स्थायी लगता है ना, वो शायद अंतिम तस्वीर नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में सांस्कृतिक या प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर भारत का आंतरिक नक्शा और कितना बदल सकता है। बहुत बदल सकता है। क्या हम आने वाले 50 वर्षों में और अधिक राज्य देखेंगे या फिर छोटे राज्यों का आपस में विलय होता हुआ देखेंगे? अनुच्छेद 3 संसद को जो असीमित शक्ति देता है, वो भविष्य के भारत का स्वरूप तय करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। सच कहा आपने। राष्ट्र निर्माण कोई ठहरी हुई झील नहीं है, ये एक निरंतर बहने वाली नदी है। क्या बात है। इस परिप्रेक्ष्य को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन और उसके क्षेत्र की इस रूल बुक को हमारे साथ डिकोड करने के लिए श्रोताओं का आभार। हम आगे भी ऐसे ही विषयों की गहराइयों में उतरकर इतिहास और वर्तमान के धागों को सुलझाते रहेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए उस ब्लूप्रिंट को याद रखिएगा जिससे आधुनिक भारत जुड़ा हुआ है। नमस्कार।